इसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में। आपकी जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है वो क्या है, वो आपके रिलेशन है बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन क्या है, ये रिलेट करती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम को आपस में रिलेट करती है। इन इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की काइनेमेटिक इक्वेशंस, और हम कह सकते हैं कि जो मोशन हो रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसकी काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यानी कि अगर आपका मोशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, दोनों एक ही चीज़ है, तो उस केस में आपकी काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या होंगी, यानी कि वो इक्वेशंस क्या होंगे जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम को आपस में रिलेट करेंगे, उनको पढ़ेंगे। ओके, सो देखिए, जो पहला आपका इक्वेशन है वो सिंपल है, उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, सो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या होता है आपका, वो होता है डेल वी बाई डेल टी, यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और मैं मान लेता हूँ कि वी फाइनल मेरा वी है वेलोसिटी एट टी फाइनल इक्वल टू टी टाइम पे, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पार्टिकल का वी नोट है एट टाइम टी इनिशियल इक्वल टू 0। तो अगर मैं इनको ऊपर रख दूंगा तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा v माइनस वी नोट डिवाइड बाई टी माइनस 0। और अगर आपका मोशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो सेम हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, यानी कि वो कांस्टेंट है। सो a इक्वल टू देन इट वुड बी v माइनस वी नोट डिवाइड बाई टी माइनस 0। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, देखिए t उधर चला जाएगा तो at बन जाएगा, और v को भी उधर लेके जा सकता हूँ v नोट को, तो वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो v इक्वल टू वी नोट प्लस 80। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अभी देखिए ये इक्वेशन आपका क्या कर रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम को रिलेट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी के साथ में। तो आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन और टाइम पता है, तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट का। दूसरा इक्वेशन जो है वो क्या है, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन 1 को अगर वेटी ग्राफ के ऊपर देखता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा इसका वेटी कर्व। इसका वेटी ग्राफ है वो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या आपका टाइम है, ये आपका एक्सेलरेशन है, सॉरी वेलोसिटी है, और पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना वी नोट है, फाइनल वेलोसिटी कितना है v, और t फाइनल कितना आपका t। सो लेट्स से ये ओरिजिन होगा, इसको मैं बोल देता हूँ ओ ए बी सी डी, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको मैं, ये जो पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ E। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका वी टी कर्व है, सो वी टी ग्राफ का जो एरिया है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो एरिया निकालूंगा उस ग्राफ का, वो ग्राफ का एरिया यानी कि वो जो लाइन है आपकी,
उसका एरिया अंडर द कर्व और एरिया अंडर दैट लाइन वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यानी कि ये जो है एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ, सो ये शेडेड एरिया पूरा आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ गया एरिया। तो इसको मैं मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट लेट्स से एक्स। अब देखिए एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, इस वीटी ग्राफ का एरिया, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई डी। ठीक है, सो आपका जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि डी ई जो कि आपका टी के इक्वल है, क्योंकि टी और यहाँ पे ओ पॉइंट है, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट क्या है, वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट 0, टाइम का कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो यानी कि ये टी और हाइट, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ये आपका ये हो जाएगा v माइनस वी नोट प्लस, अब देखिए जो रेक्टेंगल है ओ ए ई डी, इसका अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, अगेन लेंथ ये है मेरा, कितना है टी, इंटू ब्रेड्थ कितना है वी नोट, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, वी नोट माइनस 0 यानी कि वी नोट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी नोट टी प्लस हाफ वी माइनस वी नोट इंटू टी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 है उसमें से देखिए मैं v माइनस वी नोट निकाल सकता हूँ इक्वेशन 1 से। v माइनस वी नोट कितना आ जाएगा, ए टी, तो इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे वी नोट टी प्लस हाफ v माइनस वी नोट को लिख सकता हूँ मैं ए टी इक्वेशन 1 से इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं पार्टिकल का ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकता हूँ अगर मुझे उसका इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है तो। ठीक है, अभी देखते हैं जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या होगा। तो देखिए थर्ड इक्वेशन को मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अब अगेन इक्वेशन 1 जो है मेरा, वहाँ पे क्या है, v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, तो मैं इससे एक स्टेप अगर पहले जाता हूँ, ठीक है, सो एक स्टेप पहले जाता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि जो ये ऊपर है यहाँ पे ये इक्वेशन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, और आप 2 में भी रख के निकाल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन थोड़ा सिंपल होगा, पहले मैं रख के निकालता हूँ इसको। तो उसमें क्या देखिए, आपका जो x है वो कितना, वी नोट टी प्लस हाफ वी माइनस वी नोट इंटू टी। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपल करूँ तो ये बन जाएगा, देखिए वी नोट टी प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ वी नोट टी, यानी कि यहाँ पे वी नोट टी है, यहाँ पे माइनस का हाफ वी नोट टी है, तो ये हाफ वी नोट टी बच जाएगा प्लस हाफ वी टी। सो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली v प्लस वी नोट बाई 2 इंटू टी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहाँ से t को रिप्लेस कर सकता हूँ इक्वेशन 1 से। सो इक्वेशन 1 से आप t निकालिए, क्या होगा, इक्वेशन 1 से t कितना आएगा, v माइनस वी नोट बाई ए, उसको यहाँ पे रख देंगे। सो v प्लस वी नोट बाई 2 हो गया, और टाइम की जगह कितना कर दिया मैंने, v माइनस वी नोट बाई ए, v माइनस वी नोट बाई ए। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, देखिए
वी प्लस वी नोट है और वी माइनस वी नोट, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, और ये हो गया x। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ से वी स्क्वायर, देखिए 2ax उधर चला जाएगा, सो वी स्क्वायर कितना बन जाएगा, वी नोट स्क्वायर प्लस 2ax। वी नोट स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो गया आपका इक्वेशन 3। तो ये आपके 3 इक्वेशन है काइनेमेटिक के, जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या सॉरी आपका जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उस केस में तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हो। वेलोसिटी इनिशियल और एक्सेलरेशन टाइम पता है तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, या उनमें से कोई क्वांटिटी पता है, 2 क्वांटिटी पता है तो तीसरी फाइंड की जा सकती है क्योंकि 3 वेरिएबल है वहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी टाइम पता है और एक्सेलरेशन पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। और सिंपली अगर आपको टाइम नहीं पता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, तो वो इस तरीके से रिलेट होंगे। आपको एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपकी 3 इक्वेशन हो गई जो कनेक्ट कर रही है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट को आपस में। ठीक है, फॉर एनी रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ये भी ध्यान रखना है ये मोशन सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन में होगी और अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, तभी हम लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो मोशन हमारा रेक्टिलिनियर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, और दूसरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, तब ये यूज की जा सकती है। लेकिन अगर मुझे एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मीन्स अगर मैं एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव करूँगा dA/dt तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि a कांस्टेंट तभी होगा, कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव टाइम के साथ 0 हो जाएगा, यानी कि वो टाइम के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं रखता, यानी कि a इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर a टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, वो टाइम वेरिंग एक्सेलरेशन है। ठीक है, सो अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? देखिए उस केस में भी हम कर सकते हैं, तब हमें एक जनरल अप्रोच लगानी पड़ेगी। वो जनरल अप्रोच क्या है, देखिए पहले हम देखते हैं। तो इन इक्वेशन में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे मैंने ये अज्यूम किया है कि जो ऑब्जेक्ट था उसका इनिशियल टाइम जो था वो 0 था, ठीक है, जब उसने स्टार्ट किया मोशन, ओके, और एट एनी फाइनल टाइम t मैं उसका डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ। लेकिन मैंने ये भी अज्यूम किया इनमें कि जो पार्टिकल था या ऑब्जेक्ट था उसका इनिशियल पोजीशन था वो भी 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ नॉन जीरोस का अगर पोजीशन था, उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिप्लेस करूँगा अपने एक्स कोऑर्डिनेट को। तो देखिए यहाँ पे ऊपर 3 इक्वेशन में हमने माना था, वी अज्यूम्ड कि इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, यानी जो ऑब्जेक्ट है पार्टिकल है उसका पोजीशन भी 0 है और एट टाइम t इक्वल टू 0, ये हमने अज्यूम किया है इसमें। लेकिन अगर कुछ ऐसा हमारे पास किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है, इफ़ एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, इनिशियल कोऑर्डिनेट अगर 0 नहीं है, ठीक है, यानी कि कुछ एक्स नॉट वैल्यू है, उस केस में क्या करेंगे, सिंपली रिप्लेस एक्स विद एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ऊपर जो इक्वेशन है वहाँ पे हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे सिर्फ x माइनस एक्स नॉट से, और एक्स नॉट हमारा जो
इनिशियल पोजीशन वो दिया होगा कि कितना इनिशियल पोजीशन है। अगर 0 है तो सिंपली आपका x इक्वल टू x नॉट हो जाएगा, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ नॉन जीरो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का t इक्वल टू 0, तो उस केस में हम लोग x को रिप्लेस करेंगे x माइनस एक्स नॉट से, और x नॉट इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, x हमारा जो है फाइनल पोजीशन होगा। ठीक है, तो x माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा सिंपली। तो इसलिए हम लोग इसको रिप्लेस करके निकाल सकते हैं, तो जनरल फॉर्म आपकी हो जाएगी। ठीक है, सो सिंपली आप तीन इक्वेशन में इनको पुट करके निकाल सकते हैं जनरल फॉर्म। अच्छा, अभी देखिए मैं बात कर रहा था कि अगर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो उस केस में कैसे निकालेंगे? तो उस केस में हम लोग जनरल अप्रोच यूज करेंगे, उसमें हम कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे। सो कैलकुलस की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे निकालना है, लेकिन यहाँ पे मैं कंप्लीट सॉल्यूशन वगैरह नहीं करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए कैसे निकालें, व्हाट इफ़, पर ये अप्रोच आप यूज कर सकते हो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो भी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो भी, दोनों केस में यूज किया जा सकता है, यानी कि मोशन यूनिफॉर्म हो। सो कैन बी यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, दोनों केस में आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हो। आप क्या करोगे, यूज कैलकुलस। सब कैलकुलस का यूज करोगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो आप ऊपर की तीन इक्वेशन यूज़ नहीं करोगे डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली तो तभी यूज करोगे जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप इस कैलकुलस से यूज कर सकते हो। अब इससे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। पहला देखिए, पहला आपको पता है आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है। एक्सेलरेशन मैंने ऊपर डिफाइन किया था, dv/dt से होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या जस्ट एक्सेलरेशन बोलो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो होता है dv/dt। तो यहाँ पे मैं dv को लिख सकता हूँ adt। तो यानी कि अब मैं क्या करूँ, इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ। वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी v, और टाइम इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। तो यहाँ से सिर्फ आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये इक्वेशन सिंपली आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर ले सकते हो इंटीग्रेशन से। तो आपको सिर्फ टाइम इंटीग्रेट करना है जो कि t आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी dv जो है उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, v माइनस वी नोट। सो v माइनस वी नोट इक्वल टू at, यानी कि v इक्वल टू वी नोट प्लस at। तो आपका सिर्फ इक्वेशन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इसको a को बाहर नहीं लेके आ सकते हो इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, सो a अगर टाइम डिपेंडेंट है तो उस केस में इसको बाहर नहीं लेके आना है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म accelerated motion is time dependent, is not constant। तो उसको बाहर नहीं लेके आ सकते, उसको अंदर रखना पड़ेगा t के साथ में, उसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा टाइम के साथ में, तब सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट वैल्यूज आएंगी। दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन है उसको इनडायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने देखा यहाँ पे ये जो है था, इसको मैं दोनों तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। कांस्टेंट है और कांस्टेंट नहीं है उस केस में भी इसको यूज किया जा सकता है। कांस्टेंट होगा तो एक को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट नहीं है तो एक को अंदर रख के ही इंटीग्रेट करके तब सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो हमारा होता है dx/dt। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और जस्ट वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। सो dx/dt हो जाएगा, यानी कि dx
को मैं लिख सकता हूँ वी डी टी। ओके, सो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ तो कितना बन जाएगा, वी डी टी और डी एक्स इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे एक्स नोट से एक्स, और एक्स नोट अगर जीरो है तो आप इसको जीरो टू एक्स लिख सकते हो, और ये कितना हो जाएगा जीरो टू टी। अब देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि इक्वेशन 1 से और या यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका डी एक्स, तो एक्स माइनस एक्स नोट बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा एक्स, और फिर लिमिट पुट करेंगे एक्स नोट टू एक्स, तो एक्स माइनस एक्स नोट बन जाएगा। यहाँ पे कितना है इंटीग्रेशन जीरो टू टी। अब वी वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, वी नोट प्लस ए टी इक्वेशन 1 से, या फिर इससे ऊपर से भी सॉल्व करके निकालेंगे तो वही आएगा वी नोट प्लस ए टी। ठीक है, और डी टी ये आपका देखिए। अच्छा ओके, मैं इसको सिंपली जनरल फॉर्म में ही रखता हूँ, अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। सो ये हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करना है आपको, आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, वो इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो। तो और देखिए जस्ट अगर फॉर कांस्टेंट ए के केस में कितना हो जाएगा, देखिए ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट, और इधर कितना बन जाएगा वी नोट डी टी, इसका इंटीग्रेशन जीरो टू टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू टी ए टी डी टी। सो ये हो जाएगा वी नोट टी, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट पुट करेंगे तो देखिए लिमिट ऐसे पुट की जाएगी, इंटीग्रेशन जीरो टू टी ए टी डी टी। सो हो जाएगा वी नोट टी माइनस जीरो यानी कि टी प्लस, अगर ए कॉन्स्टेंट है ए को बाहर लिया जाएगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी स्क्वायर जीरो टू टी। सो हो जाएगा वी नोट टी प्लस सॉरी ये होगा टी स्क्वायर बाई टू। ओके, टी स्क्वायर बाई टू। सो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। सो वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा पहला इक्वेशन मैंने देखा था। जो इक्वेशन 2 था वही सेम इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला स्टेप मैं जो है नहीं कर पाऊँगा। यानी कि यहाँ से जब मैं यहाँ गया हूँ ए को मैंने बाहर ले लिया, वो नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, उसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। पहले इंटीग्रेशन को अंदर रखिए, उसका टाइम फॉर्म जो दिए हैं उसको पूरे को आपको इंटीग्रेट करके फिर सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये देख लिया हमने, ये हमने देखा कि इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है ओरिजिनल वाली फॉर्म में अगर ए को कांस्टेंट रख लेते हैं तो, अदरवाइज आपको ये यूज करना है जो मैंने अभी ये हाईलाइट किया है, ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए। थर्ड जो है, थर्ड क्या है आपका, देखिए थर्ड निकाल सकते हैं, हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डी वी बाई डी टी। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे यानी कि डी एक्स बाई डी टी को मैं आगे लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसको आगे लेके गया और इसको पीछे ले आया। सो डी एक्स बाई डी टी हमें पता है वेलोसिटी है अगेन, और डी वी बाई डी एक्स हो गया, और ये हो गया ए। अब देखिए, अब इसको डी एक्स को उधर लेके जाएंगे तो ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी, यानी कि वी डी वी इंटीग्रेशन इक्वल टू ए डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ और लिमिट पुट कर देंगे, सो इसका लिमिट हो जाएगा वी नोट इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वी ए डी एक्स, और एक्स का लिमिट क्या डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट लेट्स से एक्स नोट, फाइनल आपका एक्स है, और एक्स नोट जीरो है तो जीरो टू एक्स हो जाएगा। तो ये इक्वेशन
यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है सॉल्व करने के लिए। अगेन फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो बाहर आ जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली उसको बाहर नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म्स है आपकी। सो जनरल इक्वेशंस हैं, आप कैलकुलस का यूज करके यानी कि इंटीग्रेशंस का यूज करके आप लोग सोल्व कर सकते हैं। और हमने देखा कि तीनों जो इक्वेशन है पुरानी वाली इक्वेशन 1 2 3 के फॉर्म में आ जाती है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल। जो आपका पहला एग्जांपल है वो क्या कहता है कि आपके पास एक बॉल है, वो आप एक बिल्डिंग के टॉप से उस बॉल को थ्रो कर रहे हो ऊपर के डायरेक्शन में। सो आप एक बिल्डिंग के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके टॉप से आप बॉल को थ्रो कर रहे हो विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और बॉल जो है वो ग्राउंड पे आएगा। तो आपको दो चीज़ें बतानी है, पहले आपने बॉल को थ्रो किया सो कितनी ऊपर तक जाएगा, तो यहाँ आपको ये हाइट बतानी है। और दूसरा बताना है कि जब वो नीचे ग्राउंड पे आएगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा ग्राउंड तक पहुँचने में उस बॉल को। और जी का वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एग्जाम्पल है बुक के अंदर। तो देखिए इसमें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मुझे वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी बोल रखा है 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो बिल्डिंग का हाइट है ग्राउंड से वो हाइट भी दे रखा है जहाँ से बॉल को थ्रो किया जा रहा है वो 25 मीटर है। सो ये हाइट जो है यहाँ तक का मुझे पता है 25 मीटर है। अब मुझे बताना है कि बॉल जो है कितने ऊपर तक जाएगा। ठीक है, सो उसको कैसे बता सकते हैं। देखिए आपको वेलोसिटी पता है 20 मीटर पर सेकेंड, और मुझे निकालना है कि वो कितनी ऊपर तक जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना बेसिकली। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोशन जो है वो सिर्फ हो रहा है ग्रेविटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लगेगा वो आपका सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा। तो जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको लेना है। अगर दिया हुआ है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके सोल्व करेंगे। अभी इसमें देखिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेते हैं हम पहले। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या मान रहे हैं इस कन्वेंशन में कि अप जो है अप डायरेक्शन जो है उसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ, और डाउन डायरेक्शन है उसको मैं बोलता हूँ नेगेटिव। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया मैंने जिसमें बोल रहा हूँ अप डायरेक्शन होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, डाउन डायरेक्शन होगी उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, सो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आपका सो पॉजिटिव हो जाएगा कि बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। एक्सेलरेशन आपका देखिए ग्रेविटी हमेशा आपका नीचे की तरफ लगता है, सो जी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। सो जी हमेशा आपका नीचे की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है हमेशा। ठीक है, सो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, सॉरी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस जी के इक्वल माइनस जी, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे हाइट फाइंड करना है। और मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जब यहाँ से आपने बॉल फेंका और यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पे बॉल रुकेगा। ठीक है, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस केस में देखिए कितना बन जाएगा v0 हो गया। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मुझे हाइट फाइंड करना है तो यानी कि इक्वेशन 2 जो है वो यूज करूँगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मुझे पता है, इक्वेशन 2 नहीं इक्वेशन 3 यूज करेंगे क्योंकि मुझे टाइम नहीं पता है, क्योंकि इक्वेशन 2 में आपका टाइम इन्वॉल्व है। ठीक है, मुझे टाइम नहीं पता है तो मैं इक्वेशन 3 यूज कर सकता हूँ। मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एक्सेलरेशन और इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज पता है। फाइनल वेलोसिटी इक्वेशन क्या आपका v² = v0² + 2ax, ये आपका इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे x को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ y से, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि मोशन जो y डायरेक्शन में है।
जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एक्स डिस्प्लेसमेंट था, इसको मैं वाई मान रहा हूँ। सो वी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर इक्वल टू 2ay, क्योंकि मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपका एक्स हो गया। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2ay इक्वल टू वी माइनस वी नॉट स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर। सो वी आपका कितना है, 0 माइनस 20 होल स्क्वेयर इक्वल टू 2ay। सो y वुड बी माइनस 400 डिवाइड बाई 2a, a का वैल्यू कितना, -10। सो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना बन जाएगा, 20। ओके, सो आपका 20 मीटर एक्सेलरेशन सॉरी हाइट हो जाएगा। सो कितने ऊपर तक जाएगा ये, सो ये h जो है आपका 20 हो गया, ये हाइट 20 मीटर हो गया। लेकिन ग्राउंड से देखेंगे तो 20 प्लस 25 45 हो जाएगा। लेकिन अगर जस्ट मुझे पता करना कितनी ऊपर तक गया है, तो यानी कि उस पॉइंट से जहाँ से थ्रो किया वहाँ से 20 मीटर ऊपर तक जाएगा वो बॉल। दूसरा मुझे पता करना है कि कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। देखिए वो दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना टाइम लगेगा। एक तो आपको पता करना पड़ेगा कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, वो T1। फिर आपको पता करना पड़ेगा इस पॉइंट से नीचे तक आने में कितना टाइम लगा है, T2। T1 प्लस T2 टोटल आपका टाइम हो जाएगा जो बॉल लेगी ऊपर से नीचे तक आने में। ठीक है, सो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आप सिर्फ सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से उसको शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। जो फर्स्ट है, और दोनों से सेम ही रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट में आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि पहले आपको निकालना है कि यहाँ तक कितना टाइम लगा है, फिर आपको पता करना ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगा है। सो टोटल टाइम T1 प्लस T2 फिर आपका टोटल टाइम होगा जो बॉल आपने थ्रो किया वहाँ से और ग्राउंड तक पहुँचने में जो लगाएगी वो। सो फर्स्ट केस में आपको T1 के लिए क्या पता करना है, T1 के लिए आपको पता है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन पता आपको -10 सॉरी मीटर पर सेकेंड है ये। सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, यस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो चीज़ें पता है आपको। सो यहाँ से आप अब फर्स्ट इक्वेशन देखें। सो v इक्वल टू वी नोट सॉरी इनिशियल वेलोसिटी वी नोट प्लस 80। सो फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि वहाँ पे जाके रुक जाएगा, सो 0 हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन -10 इंटू टी। सो टी कितना हो जाएगा, उधर जाके -20 हो जाएगा। सो यानी कि 2 बन जाएगा, 2 सेकेंड। सो ये T1 आ गया। दूसरा फिर आपको क्या करना है, इस पॉइंट से जब नीचे आएगा, तो इस पॉइंट से जब नीचे आएगा तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी उस केस में रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, 0 है, ठीक है। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है उस केस में अगेन -10 रहेगा क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। देखिए ऊपर जा रहा था तभी मैंने माइनस लिया है, नीचे आ रहा तभी माइनस लिया, क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। सो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन आपके पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ओके। सो आपके कोऑर्डिनेट देखिए, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपको अगर डिस्प्लेसमेंट देखना है। सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये आपने अभी फाइंड किया ऊपर से कि ये जो हाइट है
ये 20 मीटर है ग्राउंड से, और ये हाइट कितने है 25 मीटर है ग्राउंड से, सॉरी बिल्डिंग का हाइट 25 मीटर है ग्राउंड से, और ऊपर वाला जो हाइट है वो 20 मीटर है। तो ओवरऑल हाइट जो है कितना हो गया 45 मीटर हो गया, यानी कि ये टोटल हाइट 45 मीटर है। और यहाँ पे कितना है ये 0 मीटर ग्राउंड पे। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यानी कि x आपका, और लेट्स से क्योंकि y कोऑर्डिनेट में हम बात कर रहे हैं तो y आपका 45 मीटर हो गया, y नोट आपका 0 मीटर हो गया। ठीक है, सो आप इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन होता है आपका जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या कहते हैं, x इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यानी कि देखिए मैंने जब बोला था आपको कि अगर x को x माइनस एक्स नॉट से रिप्लेस कर देंगे, अगर इनिशियल पॉइंट नॉन जीरो है, इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और यहाँ पे सिंपली क्या करना है, x कोऑर्डिनेट को हमने रिप्लेस करके y में कर देना है, क्योंकि मोशन y डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे y माइनस वाई नोट इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो वाई नोट ये 45 हो गया, वाई नोट 0 हो गया, वी नोट आपका 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस का 10 है इंटू टी स्क्वेयर। सो ये हो गया 45 इक्वल टू माइनस 5 टी स्क्वेयर। सो टी स्क्वेयर इक्वल टू जस्ट अ सेकेंड, ये सॉरी आई एम सॉरी, ये यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया। ये वी वाई नोट इनिशियल कोऑर्डिनेट जो है वो 45 है और फाइनल जो है वो 0 है, क्योंकि देखिए फाइनल यहाँ पे पहुँचा है। सो फाइनल ग्राउंड पे 0 हो गया, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया था जिसका कोऑर्डिनेट था 45 मीटर। ओके, सो ये यहाँ से अगर इसको रिप्लेस करेंगे, सो 0 माइनस 45, सो माइनस 45 आ जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा 9, यानी कि t का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 सेकेंड, विच इज़ योर t2 3 सेकेंड। सो यहाँ से थ्रो करने में, ऊपर तक जाने में उसको 2 सेकेंड लगा, और ऊपर से नीचे तक आने में उसको 3 सेकेंड लगा। सो टोटल कितना हो गया 5 सेकेंड। सो t इक्वल टू टोटल t इज 5 सेकेंड, t1 प्लस t2। सो बॉल को नीचे आने में टोटल 5 सेकेंड लगे। सो ये फर्स्ट मेथड था जिसमें आपको पहले ऊपर का मोशन फिर नीचे का मोशन कंसिडर करके निकाल रहे हैं हम। तो आपका जो सेकंड है, सेकंड मेथड में क्या करना है, सेकंड मेथड में हम लोग सिर्फ कंसिडर करेंगे कि आपने जो बॉल थ्रो किया, सो यहाँ से अपने बॉल थ्रो किया, सो जो ग्राउंड पे आया तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, जो आपने यहाँ से थ्रो किया था उसका कोऑर्डिनेट कितना था वाई नॉट, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट आपका इफेक्टिवली कितना आएगा 25 मीटर, क्योंकि इसका हाइट 25 है। ठीक है, सो आपको पता है कि जो फाइनल वाई है वो 0 बन गया, इनिशियल जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था 25, यानी कि सिंपली आप डिस्प्लेसमेंट भी कंसिडर कर सकते हो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फिर उसके बाद क्या आपका देन आपका एक्सेलरेशन जो हमेशा वो नीचे की तरफ ही लगा, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और आपका जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना है 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं देखिए y माइनस वाई नोट इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो ये हो गया 0 माइनस 25 इक्वल टू 20 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वेयर। सो मैं ये थर्ड इक्वेशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो काइनेमेटिक इक्वेशन है थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला। सो इट वुड बी -25 हो गया यहाँ पे 20t माइनस 5t स्क्वेयर। इसको रीअरेंज करूँगा तो देखिए 5t स्क्वेयर हो गया, उधर जाके प्लस का, ये माइनस का 20t माइनस का 25 इक्वल टू 0।
तो यानी कि ये हो गया टी स्क्वेयर, 5 से डिवाइड कर देंगे सबको, 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो क्या कर सकता हूँ, इसको मैं -40 को ब्रेक करके लिख सकता हूँ, -5t प्लस टी माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का अगर सम करेंगे तो देखिए -40 आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो -5 आएगा। सो यहाँ से ये बन जाएगा आपका t कॉमन ले लिया मैंने, t-5 प्लस 1 कॉमन ले लिया, t-5 इक्वल टू 0, t-5 एंड t प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यानी कि t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू -1। सो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, सो t कितना जाएगा 5, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 5 सेकेंड। यहाँ पे देखिए ये मेथड डिफरेंट क्यों है, क्योंकि पहले मेथड मैंने कंसिडर किया था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल कंसिडर किया, यहाँ से जब मैंने थ्रो किया तो यहाँ तक पहुँचने में उसका फाइनल इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, इंडिविजुअल जर्नी को कंसिडर करके या टोटल करके निकाल सकते हो। तो ये एक आपका एग्जांपल था जिससे हम लोग जिसमें हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है एक फ्री फॉल का। देखिए फ्री फॉल में क्या है, फ्री फॉल में हमारा है कि जब आप एयर रेजिस्टेंस को अगर मैं नेगलेक्ट कर दूँ, राइट, सो फ्री फॉल का मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब मोशन होगा, अगर उसका एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिया जाए, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाए तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो उसका मोशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो कोई भी चीज़ आपने रिलीज करी है, सो वो चीज़ रिलीज की है, वो नीचे आ रही है, वो सिर्फ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, सिर्फ उसी का इन्फ्लुएंस है, राइट, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा कुछ भी वहाँ पे। तो उस तरीके के मोशन को कहते हैं फ्री फॉल, कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, कि वहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, उसको नेगलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। सो उस मोशन को कहते हैं फ्री फॉल मोशन। तो देखिए फ्री फॉल मोशन होगा उस केस में आपको पता है कि आपने ड्रॉप किया है ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली उसका 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता है हमेशा -g के जितना लगेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है g का वैल्यू। सो ये हो गया आपका। सो इस केस में आपको अगर इक्वेशन 1 देखते हैं हम लोग, तो आपका v इक्वल टू v0 प्लस 80, सो v0 प्लस 80, सो फाइनल वेलोसिटी हो गया आपका 0 माइनस gt। सो ये आप वेलोसिटी निकालने के लिए यूज कर सकते हो। दूसरा आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है y माइनस y0, और आपका y को y माइनस y0 से आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपली कंसिडर कर रहा हूँ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका जो है वो y है, वो अज्यूम करता हूँ। तो उस केस में vt v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर, सो अगेन y इक्वल टू v0t, v0 0 है, सो a इज माइनस जी, सो माइनस का हाफ gt स्क्वायर। सो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा आपका, ओके। सो सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन में आप क्या करना है, सिंपली वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax, सो वो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax और 2ay इस केस में, क्योंकि y डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। सो सिंपली वी स्क्वायर इक्वल टू a की जगह माइनस जी रख देंगे, क्योंकि v0 0 है, सो माइनस 2gy, ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। तो अगर आपका फ्री फॉल हो रहा है ना, तो फ्री फॉल में आप डायरेक्टली इन तीन इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली हमने ऊपर से ड्राइव किए, ठीक है।
सो इस केस में अगर फ्री फॉल है तो फ्री फॉल में एक चीज़ देखोगे, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन को अगर टाइम के साथ में ड्रॉ करेंगे, टाइम एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन था। सो इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव है। सो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जी की वैल्यू है माइनस, ठीक है, हमेशा माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा थ्रू आउट टाइम। सो आपका ये 80 ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा फ्री फॉल में। और आपका वेलोसिटी ग्राफ कैसा दिखेगा, वेलोसिटी ग्राफ देखिए, वेलोसिटी ग्राफ क्या है, v इक्वल टू माइनस जी टी, ओके। सो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। सो अगर वी टी ग्राफ देख रहे हैं तो वेलोसिटी आप देख रहे हैं, वेलोसिटी नेगेटिव है टाइम के साथ। सो टाइम वेलोसिटी अगेन, सो ये आएगा आपका कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन। थर्ड आप देख रहे हैं, थर्ड में क्या, अगर मुझे देखना है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा, देखिए ये इक्वेशन पोजीशन और टाइम को रिलेट कर रही है। सो अगेन पोजीशन आपका क्या है, नेगेटिव है, सो यानी कि y इधर है, t ये है, ठीक है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जिस तरीके से वेरी करेगा। तो ये देखा कि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का। सो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट बेसिकली हमने देखा कि जब सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसको बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। फॉल मतलब अपने ऊपर से ऑब्जेक्ट रिलीज किया है तो फॉल कर रहा है फ्रीली, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ओके। सो ये आपका फ्री फॉल था, ओके। एक होता है आपका फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, बेसिकली स्टॉपिंग डिस्टेंस ये है कि आपके पास एक मूविंग व्हीकल है, उस मूविंग व्हीकल के ऊपर आपने जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद वो कितनी दूरी तक उसने ट्रैवल किया है बिफोर स्टॉपिंग, तो रुकने से पहले उतने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की उसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। लेट्स से ds स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपने ब्रेक पुश किया और यहाँ पे आके वो रुका है, तो ये डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया उसको कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सडनली आपने ब्रेक लगाया और तुरंत रुक गया, वो कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया इवन आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, ओके। सो यहाँ पे आपका अगर आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी कितना है आपका, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v0 था, ओके। और आपका जो एक्सेलरेशन लेट्स से a एक्सेलरेशन है और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ds है। सो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन काइनेमेटिक का क्या कहते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू थर्ड इक्वेशन बोलता है आपको v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहाँ पे अगर इसको पुट कर देंगे तो 0 इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a ds। सो ds कितना आ जाएगा, माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a, ओके। सो यहाँ से आप स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। आपको एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन दिया हुआ होगा, ठीक है, और आपको जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगा। एक होता है आपका रिएक्शन टाइम। सो रिएक्शन टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम सिंपली ये है कि आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करके आपने सोच के उस पर एक्ट करने में कितना टाइम लगाया है, उससे बोलते हैं रिएक्शन टाइम। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे इस पोजीशन से, ये मान लेते हैं ये 0 पोजीशन है, यहाँ से मैं बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ। जब मैंने बॉल को नीचे ड्रॉप किया है तो उस बॉल को ड्रॉप कर किया तो आपने उस बॉल को कितनी देर बाद पकड़ा, आपने क्या उसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पकड़ा या आपने उसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पकड़ा है।
तो यहाँ पे कोई हो सकता है यहाँ पे कैच कर लेगा बॉल को, कोई यहाँ पे जब पहुँचे तब कैच कर रहा है, तो अलग अलग टाइम लगा रहे हैं इसको पकड़ने में। तो दोनों का रिएक्शन टाइम डिफरेंट है, तो ये हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट हो सकता है। सो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगा वो फिर रिएक्शन टाइम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगा वो रिएक्शन टाइम हो जाएगा फॉर दिस पर्सन जिसने बॉल को यहाँ कैच किया। जिसने यहाँ कैच किया उसके लिए टी हो जाएगा, लेट्स से T2 और ये T1 है। तो मुझे रिएक्शन टाइम मान लो फर्स्ट पर्सन का कोई रिएक्शन टाइम फाइंड करना है। तो रिएक्शन टाइम कैसे फाइंड करूँगा, बॉल को ड्रॉप किया, सो इनिशियल वेलोसिटी बॉल का था 0, और उस पर यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है -g, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो माइनस लेना पड़ेगा, या फिर आपको सिंपली कर सकते हैं इसको y माइनस वाई नोट इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ AT²। देखिए फाइनल आपका जो कोऑर्डिनेट है वो लेट्स से ये डिस्टेंस ट्रेवल की d, सो तो इसका कोऑर्डिनेट -d हो जाएगा। और इनिशियल क्या था 0, क्योंकि पोजीशन यहाँ से मैं मान रहा हूँ कि ये ड्रॉप कर रहा हूँ, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव। सो 0 वेलोसिटी 0 -g/2 T²। सो ये कितना हो जाएगा d इक्वल टू g/2 T², देन T² इक्वल टू 2d/g और t इक्वल टू 2d/g का स्क्वायर रूट। सो ये T1 हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन टाइम हो जाएगा। सो रिएक्शन टाइम निकालना है तो कितना डिस्प्लेसमेंट था वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो हमारा रिएक्शन टाइम निकल जाएगा। एक आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है जो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, बेसिकली आपके अगर दो ऑब्जेक्ट है A और एक ऑब्जेक्ट है B, सो अगर मुझे देखना है उनका वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, सो VAB, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कि B के रेफरेंस फ्रेम से एक अगर वेलोसिटी देखना है तो होगा VA माइनस VB, और VBA निकालना है तो ये हो जाएगा VB माइनस VA। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है वो अगर मूव कर रहे हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड करें। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर समझे तो एक चीज़ देख सकते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में मोशन है तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं सो उस केस में क्या होगा, दोनों का सम होगा। तो सेम डायरेक्शन में मोशन है तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो दोनों का डिफरेंस है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का सम है। लेकिन डायरेक्शन डिटरमिन करेंगे हम वेक्टोरियल नोटेशन से ही, हम उसको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म से ही कैलकुलेट करके उसका डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है, जो रिलेटिव वेलोसिटी उसका डायरेक्शन। सो ये आपका चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के।